ठीक है। कितने प्रकार के प्रयोजन मूलक हिंदी होते हैं, अलग अलग रूप हैं इसके। तो नीचे को देख पढ़िए। भाषा प्रयोग और व्यवहार की सामाजिक वस्तु है ना। प्रयोग और व्यवहार की सामाजिक वस्तु, जो हम अपने दिन में उपयोग करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, वह सामाजिक वस्तु है ना। समाज में चलती है भाषा। भाषा के अनुप्रयुक्त तथा व्यवहार क्षेत्र की सीमा उसकी प्रयोजन मूलक शैलियों को नियंत्रित करती है। भाषा के अनुप्रयुक्त तथा व्यवहार क्षेत्र की सीमा। अब देखिए भाषा कहाँ तक बोली जाती है, समझ रहे हैं। उस शैलियों को नियंत्रित करती है कि कहाँ तक बोला जाना चाहिए और उसके आगे नहीं बोलना चाहिए, किस प्रकार के वाक्य का उपयोग करना चाहिए, है ना, किस शैली का उपयोग करना चाहिए, उसको नियंत्रित करती है प्रयोजन मूलक शैली। तो आगे बढ़ते हैं। इसके कई भेद हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के बहुत सारे भेद हैं। आप लोग हो सकता है इसकी चर्चा पहले भी देखे हो। इसको आप लोग भी जैसे भी हो, इसको चार्ट बना सकते हैं और उसको समझ सकते हैं। बहुत ही आसान सा है, बहुत ही भारी माथा पर नहीं लेना है बोझ। प्रयोजन मूलक हिंदी के मुख्य रूप जो है वो यही है, या भेद कहें। साहित्यिक हिंदी अलग है, कार्यालयी हिंदी अलग, सामाजिक हिंदी अलग, व्यावसायिक हिंदी अलग, विधि एवं कानून के कार्य से संबंधित ही अलग, जनसंचार के माध्यमों के लिए प्रयुक्त हिंदी अलग होता है, और वैज्ञानिक और तकनीक हिंदी के लिए अलग होता है। तो आधुनिक युग मतलब अभी का समय जो हम अभी चल रहा है, 1900 ईस्वी से 1900, हाँ 1900। वैसे तो आधुनिक युग का समय, आधुनिक काल का समय देखा जाए तो कब से है, 1850 ईस्वी से, है ना, या 1900 संवत से। 1850 ईस्वी मान लीजिए, 1850 ईस्वी से लगभग बहुत लंबा से दो समय हम लोग तय कर चुके हैं, 150 पौने 200 साल का। तो आधुनिक युग में सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में, जो सामाजिक जीवन समझ रहे हैं। हम लोग जो अपना दिन बिताते हैं समाज के साथ। समाज में यहाँ पर बहुत यहाँ पर बहुत छोटा सा शब्द नहीं है, बहुत बड़ा व्यापक अर्थ रखता है सामाजिक। सामाजिक जीवन के अनेक क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाली भाषा प्रयोजन मूलक भाषा कहलाती है। अब आप इससे समझ सकते हैं कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है। कल आप लोगों को बहुत विस्तृत रूप से बताए थे, पिछले क्लास का लिंक मिल गया होगा, फिर से भेज दिया जाएगा, उसमें देखिएगा। समझ लीजिए कि सामाजिक जीवन मतलब जितने क्षेत्र के बारे में बताया गया था, सभी क्षेत्र को ध्यान में लाइए। हो सकता है कि मैं पूछ भी दूं, इसीलिए पहले पढ़ा कीजिए। जो भी मैं बताता हूँ, आगे पढ़ाने की बोलता हूँ, उसको आप लोग रिवीजन करके घर से आया कीजिए। मैं कभी किसी को नाम लेकर के बोल दूंगा और बोलूंगा कि आप ये बताइए। मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी दिन ऐसा होगा कि मैं बस पूछूंगा ही, आप लोगों ने क्या सीखा है, क्या नोट्स बनाया है। तो मैं बस पूछूंगा, तो फिर आप लोगों को ही बोलना होगा, ये भी याद रखिए। तो और भाषा प्रकार के अनुसार उसके अनेक रूप भेद होते हैं। प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में 7 रूप भेद माने गए हैं, जो आप लोगों के ऊपर सामने दिए गए हैं। उसमें से देखिए, नाम 4 इधर है और 3 इधर लिखा हुआ है, आप लोग को पढ़ के बता दिए हैं। इन सभी रूप भेदों की विस्तृत चर्चा संदर्भानुसार इस ग्रंथ में अन्यत्र की गई। इसको किसी न किसी माध्यम से आप लोगों को बारी बारी से बताया जाएगा। जो भी 7 नाम है, सातों भेद जो है, इसको आप किसी न किसी माध्यम से इसकी चर्चा आपको आगे कर दी जाएगी। हम भी करेंगे, देखते हैं टॉपिक जैसे जो होगा सिलेबस में, उस हिसाब से बारी बारी से इसको कर लिया जाएगा। उसके बाद है सीमाएं और संभावनाएं। समझ रहे हैं कि प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग कहाँ तक किया जा रहा है, और आगे इसकी क्या क्या संभावना है भविष्य में, इस पर बात करना है। अभी इसका उपयोग कहाँ कहाँ हो रहा है और संभावना क्या है कि कहाँ कहाँ तक आगे होगा। तो प्रयोजन मूलक हिंदी का अध्ययन एवं विश्लेषण की प्रक्रिया में उसके प्रयुक्ति स्तर, रूप भेद,
भाषिक गठन तथा प्रचलन आदि स्तरों पर कुछ दोष और समस्याएं भी दृष्टिगत होती है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत सारी बातें आएगी, सकारात्मक नकारात्मक दोनों बातें हमेशा आती है, दोनों पहलू होते हैं। तो इसको पढ़ने के बाद और इसके ऊपर विचार करने के बाद, है ना, इसके प्रयुक्ति स्तर, है ना, उपयोग के जो लेवल है वो अलग अलग रूप भेद 7 अभी बताए हैं, वो भाषिक गठन है। इसके लिए कुछ खास विशेष शब्दावली का उपयोग किया गया था, वो प्रचलन, इसकी कहाँ तक यह इसकी उपयोगिता है, किसके क्षेत्र में कैसे प्रचलित है ये, इसका प्रचलन, सभी स्तरों पर कुछ दोष और समस्याएं भी इसमें दिखती है। इन दोष और समस्याओं को संक्षेप में निम्नानुसार रेखांकित किया जा सकता है। अच्छा, आप लोग को स्लाइड दिख रहा है स्क्रीन पर? जी भैया। अच्छा, तो फिर वही है कि कुछ समस्याएं हैं, वही आप देख रहे हैं क्या क्या समस्याएं आती है। तो पहली समस्या, सबसे बड़ी समस्या क्या है कि विज्ञान और तकनीकी से संबंधित अत्यंत दुरूह पारिभाषिक शब्दावली। विज्ञान और तकनीकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो है बहुत दूर की परिभाषाओं का उपयोग किया जाता है। इसके लिए कुछ खास शब्द नहीं बने हैं, है ना, अंग्रेजी वाले शब्द को ही रख करके उसी को डिफाइन कर लिया जाता है। बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। वास्तव में कोई शब्द सरल या कठिन नहीं होता, स्वाभाविक सी बात है। आगे देखिए, अच्छा लगेगा। कोई भी हल्का या भारी नहीं होता है। शब्द या तो परिचित होता है या अपरिचित होता है। मतलब हम उसको जान जाए, परिचित हो जाए उससे, तो हमको हल्का लगेगा, नहीं जाने तो मेरे लिए भारी है, कठिन है, समझे। परिचित शब्द अर्थात प्रचलित शब्द, जो अभी हम लोगों के दैनंदिन क्रिया में शामिल होता है, वो प्रचलित शब्द है, इसलिए उसको हम लोग परिचित शब्द कहते हैं और आसान या सरल लगता है। इसके विपरीत अपरिचित शब्द कठिन या दुरूह लगता है। स्वाभाविक सी बात है, जब उसको जानते ही नहीं है तो वो कठिन और लगेगा ही ऐसा। जैसे आगे देखिए, कुछ शब्द दिए गए हैं। भौतिक, रसायन, गणित, विधि, अंतरिक्ष, कंप्यूटर तथा मानविकी से संबंधित लाखों नए शब्दों का निर्माण वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने किया। अब देखिए इसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, सिस्टम, फिर यूनिवर्स, कंप्यूटर, तो कंप्यूटर है अंग्रेजी में लिखा है, मानविकी। अब कंप्यूटर को संगणक लिख दे तो समझ नहीं आएगा, है ना। तो क्या है, तो कुछ शब्दों को हूबहू अंग्रेजी से ले लिया गया है, किसी को अनुवाद किया गया है। तो मोटा मोटी इस प्रकार के कुछ शब्दों को जो है अनुवाद करके लाखों नए शब्दों का निर्माण वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली आयोग ने किया। किंतु समस्या उनके प्रचलन की है। वो तो कर दिया, है ना, जो आयोग बना था, जो टीम बनी होगी उस समय में, उन्होंने क्या किया, अपने हिसाब से उस शब्द को इस रूप में ढाल दिया। ये बात प्रचलन की है। अगर वो प्रचलित नहीं हुई, बोलचाल की भाषा में उपयोग के स्तर पर वो खड़ा नहीं उतरा, तो क्या होता है, विशुद्ध विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित ये पारिभाषिक शब्द प्रचलित नहीं थे, इसीलिए दुरूह या कठिन लगते हैं और उचित मात्रा में प्रचलित नहीं हो पा रहे। स्वाभाविक सी बात है, जब तक प्रचलित नहीं होंगे तब तक ये हम लोग को कठिन लगता रहेगा। अतः विज्ञान और टेक्नोलॉजी से संबंधित पारिभाषिक शब्दावली को विषय वस्तु के संदर्भानुसार अधिक मात्रा में प्रचलित करने के लिए सघन प्रयास किए जाने की आवश्यकता है। बस उस पर कोई खास ध्यान दे नहीं रहे हैं, जो है उसी में सब पढ़ रहे हैं, चाहे उसके लिए बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। आप सुनते होंगे सबका तक साइंस पढ़ना बहुत कठिन है। क्यों? क्योंकि उसमें सभी अंग्रेजी में पढ़ना होता है, उसका डिफिनीशन, उसकी न्यूमेरिकल वगैरह होता है ना, बहुत चीज होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस पर कोई काम नहीं करा जा रहा है, न उस पर कोई ध्यान दे रहा है, न प्रचलित में आ रहा है, तो उस पर काम करने की आवश्यकता है। तो ये पहली सबसे बड़ी समस्या हो गई। अब प्रयोजन मूलक हिंदी की दूसरी प्रमुख समस्या है अनुवादी रूप के कारण उसकी संरचना की क्लिष्टता तथा अटपटापन। देखिए, अब अनुवाद पर आ गए हम। बोले थे ना आप लोग शुरू में, अनुवाद पर हम लोग एक दिन आएंगे। अनुवाद पर बहुत विस्तृत बात है, यहाँ पर बहुत संक्षिप्त रूप में बताया जाएगा कि समस्या है, इसका समाधान अभी नहीं दिया जाएगा, इसमें समाधान भी बताएंगे सभी। और अनुवाद का समाधान क्या ही होगा, बस काम करते रहना है। बहुत सारे लोग अभी भी काम कर रहे हैं उस पर, हम लोगों को भी आगे भविष्य में काम करना होगा।
कि एक जो भाषा क्लिष्ट है, भारी है और हम लोग को समझ में नहीं आ रही, उसका अनुवाद करना होगा। सीधी सी बात है, अनुवाद से ही आसान होता है, अपनी भाषा में उसको लाना होगा। देखते हैं अनुवादी रूप के कारण उसकी संरचना की क्लिष्टता। अब जैसे कंप्यूटर है, उदाहरण बस छोटा सा घटिया, मतलब हमारे एक सर है यूनिवर्सिटी में, वो कोई पढ़ाते रहेंगे तो बीच में कोई उदाहरण उनको याद आएगा तो बोलेंगे कि हमको एक घटिया उदाहरण याद आ रहा है। तो क्या हम एक दिन बोले भी सर घटिया उदाहरण बड़ा महत्वपूर्ण होता है। सर बोलते हम तो घटिया बोल देते, होता तो महत्वपूर्ण ही है। ना, और बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं, गांव देहात से जोड़ करके उदाहरण देते हैं, तो वो कह देते हैं घटिया, लेकिन वो वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण होता है। तो वही है कि घटिया नहीं है, ये तो वास्तव में उदाहरण है उसका कि मान लीजिए कंप्यूटर है, हम लोग बोलचाल की भाषा में प्रचलन में आ गया तो हम लोग कंप्यूटर समझते हैं, ठीक है। अब उसको अगर हिंदी में अनुवाद करके हम अगर संगणक कहते हैं और वो प्रचलन में नहीं है, तो हम लोगों के लिए क्या है, बहुत ही कठिन शब्द हो गए। तो क्या हो गया कि अनुवाद के कारण ये क्या हुआ, वो भाषा और भी क्लिष्ट हो गया। क्लिष्ट क्यों हो गया, या तो उसका प्रचलन नहीं है, दूसरा अनुवाद में ऐसे शब्द उसकी भारी ले आया गया कि आम आदमी उसको बोल नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा। किसी महिला, अभी हम लोग कंप्यूटर समझ रहे हैं, लेकिन इसी में से किसी को कह दिया जाए एक्सपेंसिव, इस प्रकार के शब्दों का उपयोग अगर किया जाए फिर समझ नहीं आएगा सभी को एक साथ। वही बात है, मान लीजिए हम कंप्यूटर बोलेंगे तो अब तो इतना प्रचलित हो गया है कि एक महिला, अनपढ़ महिला सब, मतलब गांव की वो पीढ़ी जो उसको देखे तक नहीं है, जानते भी नहीं, उसको भी कहेंगे कंप्यूटर, तो अब वो समझ जा रहे हैं, क्योंकि वो प्रचलित हो गया। लेकिन उनको संगणक कहें, बहुत सारे विद्यार्थियों को नहीं पता होगा कि कंप्यूटर को हिंदी और संगणक कहते हैं। तो ये समस्या अनुवाद को लेकर के रही है। अटपटा भी लगता है थोड़ा सा, अरे ये क्या बोल रहा है, जो कभी नहीं सुना होगा उसको क्या लगेगा, अरे ये क्या बोल रहा है। अटपटा लगता है। अनुवाद प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख तत्व है। अब देखिए आप लोग फिर जैसे आप लोग क्या बोलते हैं, अभी आप लोग जब नोट्स बनाइएगा तो देखिए नोट्स वो भी ध्यान दे लीजिए, पढ़ाई के साथ साथ सब कुछ जरूरी होता है, समझे। यहाँ से शुरू कीजिएगा, प्रयोजन मूलक हिंदी क्या है पहले वो लिखिएगा, फिर पढ़िएगा, उसमें किस क्षेत्र में इसका उपयोग होता है वो पढ़िएगा, प्रयोग मूलक हिंदी की क्या आवश्यकता रही है, आप ये टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। उसके बाद फिर आप पढ़े हैं कि प्रयोग मूलक हिंदी और व्यवहारिक हिंदी में क्या अंतर होता है। इसको मैं कुछ छोड़ा भी था, उसको नहीं छोड़ा था, ये स्वरूप और व्याख्या को छोड़ा था। आप लोग उसको पूरा पढ़े नहीं होंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है, आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे हमको छोड़ने के बाद। तो व्यवहारिक हिंदी जब मैं बताया था पूरा, और स्वरूप और व्याख्या पर मैं क्योंकि बहुत ज्यादा बात इस पर कर लिया था पहले से, इसके लिए मैं इस पेज में छोड़ दिया था, तो आप लोगों को मैं बोलता कि पढ़ लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़े होंगे। उसके बाद आप लोग विशेषताएं में जाएंगे, विशेषता में आप लोग को अलग अलग टॉपिक देखने को मिलेंगे। ये सब विशेषताएं यहाँ पर आपको 4 दिखेंगे, इस चारों के बारे में कुछ कुछ आप लिख करके रखेंगे। उसके बाद फिर इसके विविध रूप में जाएंगे, उसका 7 रूप है, 7 रूप को लाइन बाय लाइन लिख लेंगे। उसके बाद जाएंगे कि इसकी क्या क्या सीमाएं हैं, संभावनाएं हैं, उसमें फिर लिखेंगे समस्याएं। पहली समस्या, विज्ञान तकनीकी में, विज्ञान तकनीकी से संबंधित अंतःध्रुव पारिभाषिक शब्दावली। फिर दूसरी समस्या लिखेंगे अनुवादी रूप के कारण उसकी संरचना की क्लिष्टता तथा अटपटापन। फिर तीसरी समस्या लिखेंगे, है ही नहीं, हाँ है नीचे देखिए, प्रयोजनमूलक हिंदी की तीसरी समस्या उसकी नई पारिभाषिक शब्दावली निर्माण तथा नई प्रयुक्तियां बनने संबंधित। इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं, अंत में फिर उसका जो लिखेंगे तो इतना एक चैप्टर का नोट्स बन जाएगा। अगला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, तो करिएगा आप लोग ही, मैं नहीं करूंगा, मैं बता दूंगा, बता दिया करिएगा। फिर उसमें कुछ दिक्कतें होंगी, कुछ बात समझ नहीं आएगा तो आप लोग पूछिएगा, फिर उस पर चर्चा की जाएगी। लेकिन वही एक सही क्रम में मेहनत नहीं कीजिएगा तो बहुत भारी दिक्कतों का सामना आपको खुद करना होगा। तो मैं जब पढ़ा रहा होता हूँ तो साथ में उसको भी आप पढ़ ही रहे होते हैं, लेकिन घर पे जाके उसको दोबारा पढ़ना आपका दायित्व है, जिम्मेदारी भी है। उसका निर्वाह किया कीजिए और फिर उसका नोट्स बनाइए, खुद के लिए, मेरे लिए नहीं। मैं क्या करूंगा, मेरे पास तो किताब है, जानता हूँ, या जिसके पास किताब है भी वो भी नोट्स बनाइए, क्योंकि मेरा ये मानना होता है कि लिखने से व्यक्ति बहुत चीज सीखता है और वो बहुत दूर तक याद रखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसलिए हम सबको कहते हैं कि याद करना बड़ी बात नहीं है, याद रखना बहुत बड़ी बात है, समझ रहे हैं। तो हम लोग थे दूसरी समस्या पर, अनुवाद प्रयोजन मूलक हिंदी का प्रमुख तत्व है।
विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी का परस्पर एवं विकास पश्चिमी देन है जो आयातित होकर भारत में आई। विज्ञान और टेक्नोलॉजी, स्वाभाविक सी बात है कि इसका जो यह जो आया सामने हम लोगों को, तो यह कहाँ से आया? पश्चिमी सभ्यता से हम लोग के यहाँ आया। आयातित होकर आया मतलब उसको व्यापार के रूप में भारत में लाया गया, धीरे धीरे यह भारत में विस्तृत हुआ। इस ज्ञान क्षेत्र से संबंधित ग्रंथ यूरोप की भाषाओं में विद्यमान थे जो परिस्थिति जन्य तथा युगीन आवश्यकता के रूप में हिंदी में अनुवाद के रूप में लाए गए। स्वाभाविक सी बात है, वहां से उसकी भाषा में उसको डिजाइन किया गया था, धीरे धीरे अनुवाद कर करके उसको हिंदी में थोड़ा बहुत ढाला जाने की कोशिश किया गया कि इस रूप में बन जाए, हिंदी के रूप में, अनुवाद के रूप में बाद में धीरे धीरे लाया गया आवश्यकता के साथ। ये सब स्पष्ट लिखा हुआ है, पढ़िएगा समझ में सब आ जाएगा। इसी के साथ भारत की राजभाषा के पद पर आसीन होने के बाद हिंदी सरकारी प्रशासन की भाषा बनी और उन दायित्वों से गुजरी जिससे पहले वो कभी नहीं गुजरी थी। कि मैं इस पर चर्चा में बहुत पहले अच्छे से कर चुका हूँ। स्वाभाविक सी बात है कि जिस रूप में पहले दूसरी भाषाओं का प्रचलन था, जब हिंदी सत्ता स्थापित हुई हिंदी की और राजभाषा के रूप में स्थापित हुई, तो उसे जो भी समस्याएं थी प्रचलित नहीं थी, उसकी शब्दावली कुछ खास उस प्रकार से प्रमुख नहीं थी, तो उस सभी चीजें गुजरता हुआ गया और आज के समय में जो है हिंदी सबसे अहम, प्रमुख और संपर्क भाषा के रूप में स्थापित की गई, राजभाषा के रूप में। तो बहुत सारी बातें हैं, आगे देखते हैं। भारतवर्ष में हिंदी पहले कभी भी राजकाज की भाषा नहीं थी। राजकाज मतलब, राज मतलब क्या होता है? शासन। कोई भी राजा जो शासन करता था तो उनका राज्य था और उसकी जो काम थे, तो पहले बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। मुसलमानों के शासन के समय में उर्दू में वो होते थे और उसके बाद अंग्रेज अपना अंग्रेजी में काम करते थे, तो हिंदी में कोई काम होता ही नहीं था कार्यालय। तो जब से राजभाषा बना हिंदी, उसके बाद से यह काम प्रगति पर आ गया, शुरू हो गया, समझे? तो हाँ, हम भटक जाते हैं, देखिए। तो भारत की राजभाषा के पद पर आसीन होने के बाद हिंदी सरकारी प्रशासन की भाषा बनी और उन दायित्वों से गुजरी जिससे वो पहले कभी नहीं गुजरी थी। भारतवर्ष में हिंदी पहले भी राजकाज की भाषा नहीं थी, पहले कभी भी वो राजकाज की भाषा नहीं थी। मुगलों के काल में उर्दू तथा अरबी फारसी प्रशासन की भाषा रही। ब्रिटिश शासन के काल में लगभग 150 वर्षों तक अंग्रेजी के प्रशासन की भाषा रही। ये बात बता ही दिया है मैं। ऐसी स्थिति में हिंदी कार्यालय तथा प्रशासन की भाषा बनी। ऐसी स्थिति में जब वो राजभाषा बनी, तब वो जो भी कार्यालय, ऑफिस वगैरह थे, प्रशासन की जो व्यवस्था नीति थी, उसमें जो है उस पर हिंदी स्थापित की गई। अतः उसे प्रशासनिक स्तर पर अभिव्यक्ति तथा प्रयुक्ति के लिए अनुवाद का ही एकमात्र सहारा लेना पड़ा। स्वाभाविक सी बात है, जो सभी काम पहले अंग्रेजी में या उससे पहले उर्दू में हो रहे थे, तो उससे अनुवाद करके हिंदी में लाया गया, उसी चीज को फिर हिंदी में बताया गया। अब फिर ध्यान दीजिए कि अब देखिए, बस मैं अभी क्या बता रहा हूँ, अनुवाद की महत्ता इसमें। तो ये ध्यान मतलब कभी भी कुछ पढ़ रहे हैं, कभी भी, अभी नहीं, कभी भी कुछ पढ़ रहे हैं तो कम से कम दिमाग में ये रहे कि वास्तव में हम पढ़ क्या रहे हैं। यही भूल जाएंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं, तो आप लोग क्या समझ लीजिएगा। अनुवाद पढ़ रहे हैं, अनुवाद की क्या क्यों महत्वपूर्ण था इसलिए। तो राजभाषा अधिनियम 1963 ने तो लगभग हिंदी को पूर्णतः अनुवादाश्रित कर दिया। यह अधिनियम 1963 में आया और हिंदी को पूर्णतः अनुवादाश्रित, मतलब अनुवाद पर आश्रित होना, पूर्णतः यह अधिनियम ला दिया गया। हर चीज का अनुवाद हिंदी में किया जाने लगा। ये अधिनियम लागू, मतलब कानूनी सा बना दिया गया। वस्तुतः प्रशासनिक कार्यों, मैन्युअलों, करारों, प्रतिवेदनों तथा अन्य विप्रवित साहित्य का अनुवाद वे लोग, अनुवादक जो थे वे लोग करने लगे, जिन्हें इन क्षेत्रों की विधियों का सूक्ष्म ज्ञान एवं अनुभव नहीं था। देखिए, बहुत यहाँ पर साधारण सी बात कही गई है कि प्रशासनिक कार्यों, है ना, जो भी प्रशासन के काम, तो प्रशासन मतलब समझ लीजिए कि आप जो भी कोर्ट होता है, पुलिस स्टेशन होता है, वह अन्य वन ऐसा प्रशासनिक जिस पर लोग जनता को जिससे नियंत्रण किया जाता है प्रशासनिक द्वारा, प्रशासन के द्वारा, उसके जो भी कार्य है वो मैन्युअल, कौन है यार, मैन्युअलों, करारों, प्रतिवेदन मतलब कोई भी आवेदन वगैरह जब इधर उधर या किसी को दंड दिया जाता था, तो उस प्रकार के कोई पत्र वगैरह हुए,
अन्य जो भी और विधि हुआ, साहित्य का अनुवाद वे लोग करने लगे, साहित्य का भी अनुवाद होने लगा। समझ रहे होंगे आप लोग कि पहला जो हम लोग का साहित्य था, इतिहास, वो गार्थ ने फ्रांसीसी में लिखा और उसका फिर अनुवाद किया गया बाद में आकर के। तो जो भी अनुवादक उस समय में रहे थे, वो धीरे धीरे सब कुछ का अनुवाद करना प्रारंभ किया अपनी भाषा में। इन क्षेत्रों के लिए, इन क्षेत्रों की विधियों का सूक्ष्म ज्ञान एवं अनुभव वे लोग भी उसका मतलब अनुवाद करने लगे जिनका कम नॉलेज था, कम जानते हुए भी जो है वो अनुवाद अपना करने लगे। परिणाम स्वरूप क्या हुआ, पुस्तकीय अनुवाद के क्लिष्ट तथा अटपटे नमूने उभरने लगे, जिसके कारण ब्रजमूलक हिंदी को जबरदस्त आघात पहुंचा और कुछ हद तक उसे हास्यास्पद स्थिति में पहुंचा दिया। अब सोचो, जिसके पास नॉलेज नहीं होगा और वो अनुवाद कर देगा तो क्या होगा, या तो बहुत भारी कुछ न कुछ लिख देगा, या कुछ हंसाने वाला वैसा सब लिख, जिसका अर्थ कुछ खास नहीं निकलेगा, तो हम लोग को हंसी भी आएगी, अटपटा लगेगा सुनने में, हास्यास्पद हो जाएगा, हंसने वाला हो जाएगा, और फिर कुछ या तो बहुत भारी बन जाएगा, क्लिष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार का आघात मतलब क्षति परिणाम मतलब ब्रजमूलक हिंदी को इस प्रकार का जबरदस्त आघात पहुंचा, नुकसान हुआ ऐसे अनुवादक से। विधि, भौतिकी, रसायन, गणित, अंतरिक्ष, दूरसंचार, दूरसंचार मतलब जो लॉन्ग मीडिया जो सीधे समझ, दूरसंचार मतलब मीडिया वाला, कंप्यूटर प्रौद्योगिकी तथा कुछ मानविकी ग्रंथों के अंग्रेजी से हिंदी में किए गए अनुवाद के कारण उसकी भाषी संरचना में काफी क्लिष्टता तथा दुरूहता आई है। इस पर चर्चा पहले भी तुरंत हुई है कि इन सभी शब्दों को जो है सो हिंदी में अनुवाद करने पर लिए कुछ बहुत सारी भाषिक संरचना के दृष्टिकोण पर उसमें क्लिष्टता आई है, मतलब कुछ कठिनता आ गई है, भारी लगने लगा बहुत सारे शब्द, क्योंकि वो प्रचलित नहीं थे। फलतः अंत में क्या हुआ, प्रजनमूलक हिंदी पर आरोप लगाया जाता है उसमें विशुद्ध वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी ज्ञान क्षेत्रों की अभिव्यक्ति करने की क्षमता नहीं है। अब देखिए क्लिष्टता आ गई, जो लोग बात नहीं समझते हैं तो क्या इसमें कहा गया कि इसमें वैज्ञानिक स्तर पर बातें साबित करने की क्षमता नहीं है। वस्तुतः यह आरोप बिल्कुल गलत और तर्काधारित है तथा अनुवादी रूप के कारण भाषा गठन एवं शब्दावली प्रयुक्त में अत्यधिक क्लिष्टता और अटपटापन आने की वजह से वैसा दिखाई देता है। अब ऐसा हुआ क्यों, ये भी समझ गए आप लोग, किस लिए ऐसा हुआ कि कुछ ऐसे अनुवादक आ गए जिसको बहुत अच्छे से ज्ञान नहीं था, उन्होंने ऐसा अटपटा और क्लिष्टता पूर्वक शब्दों का उपयोग कर दिया, इसलिए मतलब क्या हुआ, यह एक समस्या आई। ऐसा ही आया कीजिए समय से, ठीक है। इस प्रकार की क्लिष्टता इसमें आती है। अतः उक्त समस्या के निराकरण के लिए, उक्त समस्या के समाधान के लिए आवश्यकता इस बात की है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंध ग्रंथों का निर्माण ही मूलतः हिंदी में किया जाना चाहिए, ताकि मूल सोच हिंदी में होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति भी स्वतः प्रवाही एवं सरल होगी और भाषाई अटपटापन दूर होगा। सब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा है कि उक्त समस्या के निराकरण के लिए, जो भी समस्याएं बन पड़ी है कि भाषा क्लिष्टता है, वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र पर वो खड़ी नहीं उतर पा रही है, इस सब के निवारण हेतु क्या करना चाहिए कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के संबंधित ग्रंथ जो भी हैं, अभी गणित है, भौतिकी, रसायन, जो भी सभी का निर्माण मूलतः हिंदी में किया जाना चाहिए, उसको फिर से अनुवाद करके नहीं, मूल रूप से हिंदी में विषय मतलब अलग से फिर लिखा जाना चाहिए, ताकि मूल सोच हिंदी में होने के कारण उसकी अभिव्यक्ति क्या हो जाएगी, प्रवाही हो जाएगी और सरल हो जाएगी, जो हम लोग आसानी से समझ सकते हैं और समझ सकते हैं सरल रूप में, और भाषाई अटपटापन भी क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, क्योंकि वो हमारी हिंदी में लिखी है। ठीक है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, तो समझ रहे होंगे हमारे हिसाब से आप लोग, है ना। जी भैया। हाँ। यदि ऐसे ग्रंथों का अनुवाद करना पड़े तो भाषा की संरचना हिंदी की प्रकृति के अनुसार हो तथा विज्ञान के सूत्रों आदि का अनुवाद करने के बजाय उन्हें मूल रूप में लिप्यंतर के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यहाँ तक कार्यालयीय कामकाज का प्रश्न है, मूल सोच और विचार हिंदी में हो।
ध्यान देंगे, बहुत बढ़िया बात कही गई है कि ऐसे ग्रंथ का अनुवाद करना पड़ेगा। मान लीजिए जो गणित है, भौतिकी है, रसायन है, इन सब का अगर हमें अनुवाद करना हो ग्रंथ का, तो संरचना हिंदी की प्रवृत्ति के अनुसार हो। मतलब हिंदी जिस प्रकार से लिखी जा रही है उस प्रकार से उसके वाक्य तैयार किए जाए, उसके अध्याय को तैयार किया जाए, समझे। और विज्ञान के सूत्रों आदि का अनुवाद करने के बजाय, सूत्र वगैरह का अनुवाद नहीं करके उसको उनके रूप में ही रख दिया जाए। मान लीजिए जैसे जो है उनका जो नोमेडिकल या उसके जो भी शब्द वगैरह, शब्द नहीं सूत्र, शब्द मान लीजिए उनके ग्रंथ हैं तो भाषा को तो हिंदी के प्रकृति के अनुसार ढाल देना चाहिए, और उसके कुछ सूत्र वगैरह होते हैं, है ना, जो वन लाइनर होते हैं, तो उसको मूल रूप में ही रख लेना चाहिए, जिसको हम लोग न्यूमेरिकल खास तौर पर कहते हैं। तो उस क्योंकि हम फिजिक्स पढ़े हैं थोड़ा बहुत याद, लेकिन भूल जाते हैं अब, बहुत सारी बातें भूल गए हैं लगभग। तो सूत्र वगैरह जो होता है उसको अनुवाद ना किया जाए, उसको बस डायरेक्ट सीधे रूप में, मूल रूप में लिप्यंतर के साथ लिपि बदल दी जाए बस। जैसे हम लोग अभी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ते हैं, कौन सा, गार्हस्थ्यतासी वाला नाम सुने हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या नाम है, कोई बताएंगे हमको। गार्हस्थ्यतासी जो है कौन सा इतिहास लिखते हैं? हेलो। हिंदी साहित्य इतिहास। नहीं नहीं, कोई और बताइए। इस्तवार दलाल, वही है हिंदवी बोलिए। हिंदुस्तानी। हाँ, और उसके बाद ग्रियर्सन ने क्या लिखा? वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ। हाँ, तो हम लोग अभी जो मान लीजिए लिखते हैं कभी उत्तर पुस्तिका में, कैसे लिखते हैं? द मॉडर्न, तो म आ की मात्रा ऊपर चांद, ड न ऊपर रे, मॉडर्न, है ना। तो क्या किए उसको हम, उसको अंग्रेजी में मॉडर्न न लिख करके क्या किए, उसी शब्द को हिंदी में लिख लिए। पढ़ेंगे उसको मॉडर्न ही हम, बस लिपि का अंतर कर दिए, समझे। उसको हम क्या पढ़ेंगे, द मॉडर्न लिटरेचर ऑफ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, लेकिन उसको लिखेंगे हिंदी लिपि में, देवनागरी लिपि में, उसको रोमन लिपि में नहीं लिखेंगे। एक सेकंड। समझे। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि उसको हम लोग किस चीज में अनुवाद कर लेंगे, देखो फिर हम लिप्यंतर के साथ अनति कर लेंगे, मूल रूप में ही रख लिया जाए, बस लिपि बदल दी जाए। अब देखिए जैसे इस्तवार द लिटरेचर हिंदुस्तानी क्या है, वो फ्रांसीसी में लिखा होगा, उस लैंग्वेज में लिखा होगा, उसकी अपनी लिपि रही होगी, लेकिन उसको हम लोग क्या देवनागरी लिपि में लिखते हैं, है ना, हिंदी में लिखते हैं हम लोग। तो यही वो कहने के लिए बोल रहे हैं, जो उसकी भाषिक शब्दावली है उसको बस अनुवाद कर लिया जाए, और जो उसके सूत्र वगैरह हैं उसको मूल रूप में बस लिप्यंतर के साथ प्रस्तुत कर लिया जाए। जहां तक कार्यालयी कामकाज है ना, जहां तक कि कार्यालय कामकाज का प्रश्न है, कार्यालय कामकाज मतलब जो भी ऑफिस में जो काम होता है, वो मूल सोच और विचार हिंदी में हो, है ना, वो क्या कहना चाह रहा है, क्या कंसेप्ट है, वो सब क्या उसके से हो, हिंदी में हो। ठीक। अनुवाद की स्थिति में सरल भाषा का प्रयोग किया जाए तथा हिंदी भाषा की प्रकृति के अनुसार छोटे वाक्यों का प्रयोग किया जाना चाहिए, ताकि हम लोग को समझ में आए, आसान लगे, सरल लगे। ठीक है, तो ऐसे उसका प्रयोग किया जाना चाहिए। तीसरा है, किसी को कोई अभी तक कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, हम आगे फिर बढ़ेंगे। इसको आज खत्म कर देंगे, खत्म हो ही गया है लगभग, वही तीसरा टॉपिक बस बचा हुआ है। फिर इसको खत्म करते हैं, फिर पूछते हैं, बात करते हैं आप लोगों से। तो प्रयोगमूलक हिंदी की तीसरी समस्या उसकी नई पारिभाषिक शब्दावली निर्माण तथा नई प्रयुक्तियां रजिस्टर बनाने संबंधी है। अब प्रयोगमूलक हिंदी में क्या है, ऑफिस में इसका उपयोग होगा तो रजिस्टर भी तैयार होगा, समझ रहे हैं। अब रजिस्टर हम लोग हमेशा बोलते हैं कि रजिस्टर, हाजिरी कहाँ बनेगी, रजिस्टर में उपस्थिति दर्ज होगी, अटेंडेंस बनाएंगे, बोलते हैं ना रजिस्टर,
देखो उसको क्या कहा गया है, प्रयुक्तियां। अब रजिस्टर को हम लोग कभी प्रयुक्तियां बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, हम लोग कॉपी बोलते हैं, कॉपी। अब तुम लोग ढूंढ के आना कि कॉपी को हिंदी में क्या कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये समस्या आई कि पारिभाषिक शब्दावली निर्माण, पारिभाषिक मतलब किसी भी शब्द की जो परिभाषा वगैरह है उसका निर्माण किस पे कैसे किया जाए, ये समस्या आई और नई प्रयुक्तियां बनाने संबंधी समस्या आई। प्रयोजनमूलक हिंदी की प्रवृत्ति प्रयोगशील तथा प्रक्रिया विकासशील है। प्रवृत्ति जो है उसकी प्रयोगशील है, सब दिन उस पर कुछ न कुछ प्रैक्टिकल उपयोग अलग अलग प्रकार से उसको करके देखा जा रहा है, प्रैक्टिकल करके देखा जा रहा है, प्रयोग करके देखा जा रहा है, फिर उस पर विचार विमर्श करके उसकी प्रवृत्ति के बारे में देखा जा रहा है। फिर प्रक्रिया विकासशील है, उस पर सदैव काम चलता रह रहा है। विकासशील मतलब उस पर विकास दिन दिन बढ़ता जा रहा है, काम होते जितना काम होगा बातें उस पर ऑथेंटिक आ जाएगी, प्रमाण हो जाएगा, तो प्रमाणित हो जाएगा, तो फिर उस पर उसको आगे बढ़ा दिया जाएगा, तो वो विकासशील है। इसकी अनुप्रयुक्ति तथा विकास प्रक्रिया में विषय संदर्भ तथा आवश्यकता अनुसार नई पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण यथाशीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है। इनकी अनुप्रयुक्ति तथा विकास प्रक्रिया में विषय, अनुप्रयुक्ति मतलब ये कहाँ कहाँ इसका उपयोग होता है, विकास इसमें कैसे कैसे हो रहे हैं, उसके क्या क्या खास विषय है, मतलब किस रूप में यह विकसित हो रहा है, जान ही रहे हैं कहाँ उपयोग होता है, उसी रूप में विकसित होगा, सब्जेक्ट रहा है वो। संदर्भ तथा आवश्यकता अनुसार नई पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण यथाशीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है। जितना भी आवश्यक पड़ रहा है, जहां जहां उसकी जरूरत पड़ रही है, उस हिसाब से जो है इसको दिनानुदिन मतलब क्या है कि दिन पर दिन इसको पारिभाषिक शब्दावली का निर्माण यथाशीघ्र करना बहुत ही आवश्यक है। जितना जल्दी जल्दी इसको परिभाषा वगैरह, अब जो बहुत डेवलप हो गया है, ये किताब बहुत पहले की लिखी हुई है, तो धीरे अभी भी विकास पथ अभी भी चल ही रहा है आगे। उस मतलब प्रयोजनमूलक हिंदी है, अभी जो हम लोग हिंदी पढ़ते लिखते हैं वो अलग बात हिंदी है, उस क्षेत्र में ऑफिशियल क्षेत्र में हम लोग अभी भी किसी को बोलते कहाँ जा रहे हो, तो ऑफिस जा रहे हैं, कार्यालय नहीं जाते हैं, क्योंकि वो प्रचलन में नहीं है। अनुवाद तो कर दिया गया, सरल भी है, कठिन भी नहीं लगता। अब हम लोग बोलते हैं क्या हो तुम, आई एम एन ऑफिसर, बोलते हैं ऑफिसर, मतलब हम ये कभी नहीं बोलते कि मैं कर्मचारी हूँ। कर्मचारी बोलने पर थोड़ा सा क्या होता है ना, कि अरे कर्मचारी कहेंगे तो मेरा वैल्यू महत्व तो कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अब हम बोलते हैं अरे ऑफिसर है, बड़ा सा ऑफिसर, टाई लगा के जाता है ना, ऑफिस जाता है टाई लगा के, ऑफिसर बन गया है। लेकिन वही बोले कि कर्मचारी है तो थोड़ा सा लगता है कि वैल्यू कम हो गया, महत्व कम हो गया, तो होती है। इसीलिए पारिभाषिक शब्दावली निर्माण यथाशीघ्र किया जाना अत्यंत आवश्यक है, किंतु ऐसी शब्दावली को केवल कोश ग्रंथों तक सीमित न रखकर उसके प्रचलन एवं परिचालन हेतु नियोजनबद्ध पद्धति से प्रयास किए जाना चाहिए। क्या कह रहे हैं कि हम तो प्रयास करें क्या कि पारिभाषिक शब्दावली जो भी है उसका विकास जो है तो अत्यंत आवश्यक है यथाशीघ्र करना, लेकिन वह शब्दावली केवल कोश ग्रंथ मतलब डिक्शनरी मतलब शब्दकोश या साहित्य कोश में सीमित नहीं रह जाए, उसमें से निकाल कर, उस पुस्तक ग्रंथ में से निकाल कर उसे प्रचलन में लाया जाए, उसके परिचालन में लाया जाए। उसके लिए जो भी जुड़ी हुई जो पद्धति वगैरह है, प्रयास है, वो हमेशा किया जाना चाहिए। किताब में तो बहुत कुछ है, इसको जीवन में उतारिए, व्यवहारिक जीवन में उतारिएगा, तभी वो आगे बढ़ पाएगा और तभी वो जिंदा रह पाएगा। किताब में तो वो मुर्दा है, समझे, उसको जिंदा कौन करता है। कभी कभी आप लोग कविता में पढ़ते होंगे कि ये जीवंत उदाहरण है, मतलब या इसमें मानवीकरण किया है, मतलब क्या उसको जिंदा कर देते हैं उसको पढ़ के। अब बताओ जयशंकर प्रसाद कभी मरेंगे? नहीं पड़ेंगे, जब तक उनकी कविताओं की चर्चा होती रहेगी। विद्यापति कभी नहीं मर सकते, अमर हो गए हैं लोग। जब तक उनकी कविता हम लोग पढ़ते हैं, उस कविताओं के माध्यम जयशंकर प्रसाद जीवित रहते हैं और सदैव के लिए वो अमर हो गए। उनकी शरीर देह छोड़ आत्मा शरीर छोड़ चुकी है, लेकिन उनकी कविताओं के माध्यम से हम लोग उन्हें आजीवन याद करते रहते हैं और उनको बचाए रखते हैं। तो क्या कह रहे हैं कि किताबों से, ग्रंथों से उसको निकाल कर व्यवहारिक जीवन में लाया जाए और उसके लिए यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए। अंततः प्रयोजनमूलक हिंदी विकासमान स्थिति में है। विकासमान समझ ही गए होंगे कि हमेशा आगे बढ़ने के लिए जोर लगा रहा है। प्रयोजनमूलक हिंदी सदैव प्रयास कर रहा है।
जीवन में सामाजिक, मानविकी, तंत्र ज्ञान, कंप्यूटर एवं अंतरिक्ष विज्ञान से संबंधित अभी भी ऐसे अत्याधुनिक ज्ञान क्षेत्र मौजूद हैं जिनके प्रयोग के लिए प्रयुक्ति निर्मित होने बाकी है। मतलब रजिस्टर, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जिसके लिए अभी तक वो कैसा वैसा मतलब वो ऐसा ग्रंथ नहीं बना है, कोई ऐसा नोट्स तैयार नहीं हुआ है, उस पर भी काम चला जा रहा है। अतः विषयगत स्थिति, संदर्भ एवं जरूरत के अनुसार ऐसे रजिस्टर तैयार करके उन्हें व्यवहार योग्य बनाया जाना चाहिए। स्वाभाविक सी बात है, इसके पर काम चल रहा है। ये सभी आप लोग समझ गए हैं कि इसकी क्या सीमा है, आगे क्या क्या संभावनाएं इसमें बन रही है, किस पर काम करना जाना चाहिए, किस पर काम हो रहा है, बहुत सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। उसके बाद ये सब आप लोग को देख ही रहे हैं, नोट्स बनाइएगा, कुछ दिक्कत हो, समझने में कोई बात हो तो बात को किया जाएगा इसके ऊपर। उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या, कल प्रयोजनमूलक हिंदी प्रयुक्ति के माध्यम, उसमें खड़ी बोली कैसे आई, फिर इसमें आपको अगर हिंदुस्तानी देखने को मिलेगा, मानक भाषा क्या है, ये संपर्क भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, बहुत सारी भाषाएं आएंगी। राजभाषा, फिर राज्य भाषा आगे आएगा। तो अभी हम पूरा नहीं भेजे, धीरे धीरे भेजेंगे हम भी, तो ये भेजते रहेंगे, क्रम बना रहेगा। तो आप लोग बस मेहनत